मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से और निरंतर वे में करते होंगे। अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें तो आज हम इस चैप्टर में आप सभी को एक्सरसाइज 3.1 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसके प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे और अच्छे तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे को डर लगता है जो डिफिनेशन वाले प्रश्न यानी परिभाषा वाले प्रश्न में, जो कैसे बनेगा और कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन जो भी प्यारे भाई इस वीडियो को देखेंगे और इसमें जो डिफिनेशन वाले प्रश्न है और आपको देख के डर लगते हैं, आज के बाद डर नहीं लगेगा। मैं इसका ऐसा तरीका बताऊंगा, इस तरह से समझाऊंगा जो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले हमने आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बनाए हैं। आप सभी को एक्सरसाइज 3.1 के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसे समझना आप लोगों के लिए आवश्यक है और मुझे विश्वास है वो सारे पार्ट्स जो भी हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, उसे आप सभी रेगुलर बेसिस पे सुबह के 8 बजे हम आप लोगों के लिए वीडियो को डालते हैं और आप सभी देखते भी होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं। और अगर प्यारे दोस्तों कोई भी भाई हमसे मिलना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं या आप सभी को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए हमारे ट्यूशन का, कुछ भी वगैरह-वगैरह जो भी हो, तो प्यारे दोस्तों हम इसके ऊपर एक वीडियो पहले से ही ऑलरेडी बना चुके हैं। आप सभी चाहेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे या आप सभी जाइए और मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे आप सभी को वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें साफ थंबनेल में ही हमने लिखवा दिया है कि गुरुजी से कैसे संपर्क करें, पीडीएफ से नोट्स कैसे मिलेंगे। वो वीडियो देख लीजिए, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो आप सभी हम तक भी पहुँच सकते हैं और हमारी बातों यानी आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स को खुद गुरुजी से बात करके आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ से प्यारे दोस्तों आज हम जो आपको समझाने वाले हैं ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.1। इसके प्रश्नों को समझाने से पहले हम जो जो आपको कल पीछे समझाए थे कुछ, उसके कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स समझ लेते हैं। ठीक है? ये बता दिए थे जो यदि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है प्यारे मित्रों? तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है? केवल एक हल होता है क्योंकि ये किसी न किसी एक ही बिंदु पे काट रहा है। देखेंगे ना, एक ही बिंदु पे काट रहा है, तो इसलिए इसके केवल एक हल होते हैं। और समीकरण युग्म क्या होता है? अवरोधी होता है या तो संगत होता है। ठीक है? अवरोधी संगत होता है। उसके बाद a1 बाय a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो। और ये क्या है क्या नहीं है हम इससे पहले भी आप सभी को बता चुके हैं, ये a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 के बारे में। तो मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसके हैं, किसे हैं, इसके एग्जांपल्स, इसके बाद इसका हल कितना होता है, आलेख किस प्रकार का होता है। तो हम बहुत सारे कंसेप्ट बताए आप सभी को। ठीक है? तो मुझे विश्वास है आप सभी समझ भी गए होंगे। और जो भी प्यारे दोस्तों कंसेप्ट नहीं समझे होंगे ना, तो मैं प्रश्न क्या है, जब आप सभी को प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगा ना तो उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगा। वहां पर भी आप सभी को देखिए, आप प्रश्न पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहा गया है जो अफताब अपनी पुत्री से कहता है, अफताब है कोई और वो अपनी पुत्री से कहता है जो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अफताब कहता है अपनी पुत्री से जो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पूर्व अफताब जो था वो अपनी पुत्री से क्या था? तो 7 गुनी आयु का था। कोई दिक्कत? ठीक। अब क्या कहा? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति में को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसे बीज गणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? तो मुझे तो आफ्ताब और या उसकी पुत्री की आयु पता नहीं, पता है? नहीं पता है तो मान लेंगे क्योंकि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, इसीलिए इसे मानते हैं। माना कि आफ्ताब आफ्ताब की वर्तमान उम्र आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्री के वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों? y वर्ष। ठीक है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो चर होंगे, चाहे x हो, y हो, a b c कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक। अब क्या कहता है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग पढ़िए। प्रश्न में कहा गया है आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व,
अब 7 वर्ष पूर्व अगर मान लीजिए अभी हम 30 वर्ष के हैं, अभी हम कितने, अभी 30 वर्ष के हैं नहीं, ऐसे समझ मत लीजिएगा जो 30 वर्ष के गुजरे होंगे, नहीं भैया अभी 30 वर्ष के है नहीं। मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल कोई ले लीजिए, हम कह लेंगे अपने आप को भाई 30 वर्ष का कोई व्यक्ति है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले वो कितने वर्षों का होगा, 23 वर्ष का। मान लीजिए सूरज नाम का एक लड़का 40 वर्ष का है, वो 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का होगा, 33 वर्ष का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार जब आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व 33 वर्ष का होगा, मान लीजिए जो आफ्ताब, तो उसकी बेटी भी तो 7 वर्ष घटेगी ना, ऐसा थोड़ी है जो अगर मान लीजिए पिता 7 वर्ष घट गया बेटी उसी उम्र पे रहेगा, नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आफ्ताब की उम्र 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, एक्स माइनस का 7, और बेटी का उम्र भी 7 वर्ष पूर्व, तो वाई माइनस का 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन था 7 गुनी आयु का, आफ्ताब। आफ्ताब जो पिता था उसका, वो 7 गुनी आयु का था, किससे, अपनी बेटी से। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व इसको भी 7 घटा दिए और इसमें से भी 7 घटा दिए ना। तो लेकिन अब क्या कह रहा है, जो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब जो है इससे 7 गुनी आयु का है, और हमें इक्वेशन यहाँ पे बराबर का साइन दे देते हैं। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप हमसे 10 रुपया अधिक है प्यारे दोस्तों, आप हमसे 10 रुपया अधिक है, तो हमको और आपको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, या तो हमें 10 रुपया देना पड़ेगा या आपसे 10 रुपया छीन लेना पड़ेगा, वही ना। तो या तो इसमें 7 से भाग देना होगा क्योंकि ये 7 गुना है, या तो इसको हम अगर 7 से गुना कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर होगा कि नहीं होगा। पुत्री ये आफ्ताब की उम्र है 7 गुनी था, तो हम इसको 7 से गुना कर देते, ये इक्वेशन बराबर हो गया ना। तो अब इसको हल कर लेंगे यहाँ से। तो x माइनस का 7 इक्वल टू 7y माइनस का 49। तो x माइनस का 7y इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 49, और ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस में 7। x माइनस का 7y इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 42। कह रहे दोस्तों, आशा करता हूँ हम आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से जो समझा रहे हैं सिखा रहे हैं, इसे आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, यही हुआ बीजगणितीय रूप, समझ गए ना। चलिए इसे हल भी करेंगे अभी। अब देखिए, तथा कहा गया है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 यानी आफ्ताब की उम्र, x वर्ष था वर्तमान उम्र, तो इसमें 3 वर्ष कर देंगे, 3 वर्ष बाद हो जाएगा। अब पुत्री भी इसका 3 वर्ष बाद होगा ना, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो एक्स वाई प्लस 3, अब 3 से किसमें गुना करना होगा, इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे, इसमें करेंगे ना 3 से, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये 3 गुनी आयु का था। तो x प्लस का 3 इक्वल टू 3y प्लस का 9, कोई दिक्कत। तो x माइनस का 3y इक्वल टू 9 माइनस का 3, तो x माइनस का 3y इक्वल टू 6, कोई दिक्कत। इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा होगा। एक बार फटाफट फटाफट सारे मित्र हमारे कमेंट कर दीजिए जो यहाँ तक समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे, नो प्रॉब्लम। चले, चलिए अब यहाँ से आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से क्या था, x माइनस का 7y इक्वल टू 42 माइनस का ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 42, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस में 7y। अब ये जो अभी हम सिखा रहे हैं आप सभी को ग्राफीय विधि से हम लोग कैसे हल कर सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को, वो सिखा रहे हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक ग्राफीय विधि होता है, ग्राफीय विधि होता है, एक होता है विलोपन विधि। हम सारी विधियों को आप सभी को बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे और समझाएंगे, ठीक है ना। अभी ग्राफीय विधि पे हम बात कर रहे हैं, फिर विलोपन विधि समझाएंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि समझाएंगे, प्रतिस्थापन विधि, फिर वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, यानी ये सारी विधि को हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को सिखाएंगे, ठीक है ना। तो पेशेंस बना के रखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से मान सारणी,
एक्स और ये वाई। अगर वाई का मान हम लोग क्या रखें, 6 रख दे, वाई का मान 6 रखेंगे तो 7 का 42 हो जाएगा, प्लस का 42 तो घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 6 रखने पे एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत? फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, जो 6 रखने पे 0 होगा। हाँ, अब इसके कुछ और मान भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 7 रख दें तो क्या हो जाएगा, 7 ही होगा, 7 से 49, अब 42 में से 49 जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट से था। अब समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या था, वहां देखिए एक्स माइनस का 3y इक्वल टू 6, एक्स माइनस का इक्वल टू 6, देखिएगा कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। तो प्यारा दोस्तों एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3y, ठीक। फिर मान सारणी, यहाँ पे मान सारणी लिख दीजिएगा, मान सारणी, यहाँ पे भी मान सारणी, ये हम अपने मन से हम लोग करते हैं, ठीक है ना, मान रखते हैं किसी एक का, किसी एक चर का। यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब चलिए बताइए, जो y का मान हम लोग क्या रखे, अब ऐसा भी मान रखिएगा जो पूर्णतः कट जाए और सीधा निकल के आ जाए, जैसे कि पूर्ण संख्या निकल के आ जाए। अगर भिन्न में निकल के आता है तो फिर आपको वो दिक्कत हो जाएगा मेरा दोस्तों, दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा होगा ना कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को करने में। अगर y का मान हम 0 रखें तो क्या होगा, x का मान 6 हो जाएगा। अगर y का मान माइनस का 2 रखें तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखिए ना, 6 प्लस का 3 गुना y का मान क्या रखेंगे, माइनस का 2, तो 6 प्लस माइनस 6, 6 में से 6 गया 0। पहले दोस्तों समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, और ये जो कंसेप्ट है आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब हम यहाँ से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आप सभी ग्राफ कॉपी पे खींचेगा, हम फ्री हैंड से डायरेक्टली यहाँ पे खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता है वाई डैश, ये होता है वाई, ये होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश। इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु 0, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 7 तक है ना, तो एक बढ़ा के इसमें हम लोग अंकित कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक, और इसके बीच की दूरी सभी का समान होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सभी इसे ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 8। सभी के बीच की दूरी प्यारे दोस्तों समान होना चाहिए, माइनस का 1, माइनस का, माइनस का, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। इधर भी उसी प्रकार से होना चाहिए, 1 प्लस में 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे दोस्तों हम सिखा रहे हैं आप सभी को, ठीक है ना, तो समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान सबसे पहले हम लोग फर्स्ट समीकरण में चले, x का मान क्या है यहाँ पे 0 और y का मान क्या है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, x का मान तो 0 इधर ही है, y का मान 6 है तो इधर आएगा, आ जाएगा, और इसको हम लोग 0,6 कर देंगे, कोई दिक्कत, ठीक। फिर x का मान क्या है 7 और y का मान क्या है 7, तो चलिए x में 7 के पास आएंगे और इसके सीधे चलेंगे y के पास 7 क्या है जो आ जाए, तो इस तरह से चलते चलेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ना। यहाँ पे देखें 7 के सामने, इधर भी 7 के सामने, तो ये क्या हो गया 7,7 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से फ्री हैंड से मिला लेते हैं हम लोग, आप लोग स्केल की सहायता से बनाइएगा, इस तरह से ये निकल के चला जाएगा, और ये इस तरह से इधर चला जाएगा, तो ये किसका ग्राफ है, ये भी लिख देंगे हम लोग। तो x बराबर माइनस का 42 प्लस का 7y का, है ना। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखिएगा x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 यहाँ पे है,
ये रहा x का मान 6 और y का मान 0, तो ये 6 0, y x का मान 0, y का मान माइनस कर दो, x का मान 0, y का मान माइनस कर दो, इस तरह से 0 और माइनस कर दो। आशा करते हैं सारे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों क्या क्या हुआ, इसका ग्राफ मतलब ये समीकरण, आज ये समीकरण को भी दर्शाना होगा ये किसका ग्राफ निकल के आया। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को आपसे भी समझ गए होंगे, और ये जो ग्राफ हमने आपको खींचने के बारे में सिखाया है ये समझ गए होंगे। अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो अभी डरिए मत, अभी हम और सारे ग्राफ आप सभी को बताएंगे, बहुत सारे ग्राफ खींचने के बारे में आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप सभी बनाने का तरीका सीखिए, जो किस तरह से बनाया जाता है, और आप सभी इसे अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर ही हम ग्राफ के ऊपर पढ़ने वाले हैं अभी। तो एक बार नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, या पीडीएफ कैसे मिलेगा इसके ऊपर देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, का क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। 3900 रुपये में कितने बल्ले, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है आप सभी इसे बना पाएंगे। ठीक है, एक गेंद और बल्ला सब खरीदा है, ठीक है ना। देखिए कैसे बनेगा, मान लेंगे, माना कि एक बल्ला, एक बल्ला तथा एक गेंद की कीमत कीमत x एवं y है। यानी एक बल्ला का कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। प्रश्न से कितना गेंद खरीदा है प्यारे दोस्तों, देखिए एक 3 बल्ले, तो यानी एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 3 बल्ले का दाम 3x, फिर 6 गेंद, तो प्लस का 6, और गेंद एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 3900 के बराबर होगा, क्योंकि ये 6 गेंद और 3 बल्ले कितने रुपए में खरीदे, 3900 रुपये में। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा इतना आया ना। इसे हम लोग चाहे तो 3 कॉमन भी कर लीजिएगा, 3 कॉमन करके ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y इक्वल टू 39, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 13 हो जाएगा, यानी x प्लस का 2y इक्वल टू 13। कोई दिक्कत नो। अब यहाँ से समझिएगा, तथा एक गेंद, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में, एक और गेंद यानी x प्लस 2 गेंद यानी कि 2y बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बताइए प्यारे दोस्तों, इसे आप लोग फर्स्ट मान लीजिएगा और इसे सेकंड मान लीजिएगा। एक गेंद का मूल्य हमने x रुपये माना, तो x रुपये प्लस 2 गेंद और उसी तरह का, तो गेंद का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो वो कितने रुपये में खरीदा, 1300 रुपये, 1300 रुपये से फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण निकल के आ गया। अब यहाँ से आप सभी फिर इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच लीजिएगा, निकल के आ जाएगा। और ये देखिए, जब कभी भी प्यारे दोस्तों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो ये संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करता है। संपाती रेखा यानी कि प्यारे दोस्तों एक ही रेखा पे क्या होगा, इसका ग्राफ खींचा जाएगा। तो यहाँ से देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x प्लस का 2y बराबर 1300, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस का 2y। तो मान सारणी इधर देखिए, x का मान इधर x और y।
अगर y का मान प्यारे दोस्तों क्या रखें हम लोग, जिसे ये पूरा पूरा काट जाए, बड़ा थोड़ा सा 6 से 50 तक। अगर y का मान 6 से 50 रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, x का मान 0 निकल के आ जाएगा। और y का मान 0 रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। वैसे ये 0 हो गया तो ये 1300 ही x का बच जाएगा। तो इस तरह से आप सभी समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको मान बड़ा लेना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। मान क्या करना पड़ेगा, तो बड़ा लेके खींचना होगा अगर आप, तभी आप सभी से खींच पाएंगे। कोई समस्या? चलिए दूसरा समीकरण देखिए। ये भी सेम समीकरण है, x + 2y = 1300। तो x बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, 1300 माइनस का 2y, फिर मान सारणी दिख रहा है ना, ये x ये y, ये 0 रखेंगे। पहले दोस्तों y का मान अगर 6 से 50 रखेगा तो x का मान 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 6 से 50 गुना 1300, 1300 में से 1300 गया तो 0 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से x का मान अगर y का मान 0 रखेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 1300 निकल के आ जाएगा। तो फिर इसको इस तरह से लेना पड़ेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज, ये देखिए क्या हुआ, ये y, ये x और ये x डैश। पहले दोस्तों अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा बड़ा ही ले लेते, ठीक है, इधर 6 से 50 ले लेते हैं, इधर 1300 ले लेते हैं, है ना, बड़ा बड़ा कुछ ले लेते हैं डिजिट, है ना। और इधर क्या ले लें, इसमें 6 से 50, क्योंकि 6 से 50 लिए ना, तो डायरेक्ट 1950 हो जाएगा, हो जाएगा। या आप सभी 1300, 130, फिर 260 ऐसे करके भी ले सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ही ले लेते हैं, 650 और इधर 1300, इधर क्या हो जाएगा, 1950। तो x का मान प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे x का मान क्या है, 0, y का मान है 650, x का मान 0, y का मान है 650, इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, x का मान 0, 650 हो जाएगा, 0 और 650। अब फिर देखिए इधर x का मान 1300, y का मान क्या है 0, तो x का मान 1300, x का मान 1300, y का मान 0, तो सही होगा ना, ये 1300 0, और इसको इस तरह से खींच दीजिएगा, हो जाएगा। और ये किसका ग्राफ हो जाएगा, x + 2y = 1300। और सेम उसी तरह से है प्यारे दोस्तों, ये भी दूसरा बार भी ग्राफ खींचा जाएगा, इसी तरह से खींचा चला जाएगा। ये भी ग्राफ भी इसी प्रकार यहाँ पे इसी पर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, सेम दोनों ग्राफ एक ही पे हो जाएगा। तो समझने का प्रयास कीजिए और किस तरह से खींचा जाता है ये आपसे भी सीखने का प्रयास कीजिए। और ग्राफ कॉपी पे जब आपसे भी खींचिएगा ना तो एक्चुअल आएगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए बिंदु दिए रहते हैं, लाइन बाय लाइन खींचा रहता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। इस तरह से इसका ग्राफ खींचा चला जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, कर लेंगे ना। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए प्यारे दोस्तों, कहा गया है 2 केजी सेब और 1 केजी से 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए मान लेते हैं, माना कि एक 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य
क्रमशः x और y रुपया है। ठीक है, इसमें आप सभी को हम समीकरण बना देते हैं, बाद बाकी आप सभी को खुद से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न से प्यारे दोस्तों देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से। कहा गया 2 kg सेब, देखिए 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है ना, और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो 2 kg सेब है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 kg सेब अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया, तो y रुपया हो जाएगा। अब बराबर में कितना रुपया मिल गया है, 160 रुपया है ना, 160। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, दूसरा कहा गया 4 kg सेब, तो 4x और प्लस 2 kg अंगूर, तो 2y होगा, बराबर में क्या होगा, 300। इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी को जो हमने अभी 3 प्रश्न सिखाया है ये आप सभी समझ गए होंगे, और इसे आप सभी कर लेंगे, इसे कर लेंगे ग्राफिक विधि से सॉल्व, पक्का हो जाएगा। इसको साइड किसी को भी x को इधर लेके चलेंगे और इसको आराम से हल कीजिएगा तो मान निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और आगे चाहे तो आप सभी कर सकते हैं। यहाँ पे 300 आएगी, 320 दिया गया, 300 ही है। चलिए, अगर हम 2 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y बराबर में क्या हो जाएगा, 300। तो ये कट जाएगा 2 से, 150। तो यानी 2x प्लस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150, यानी समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसको आप सभी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, मुझे विश्वास है, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम इस पार्ट में इतना ही करते हैं। यहाँ पे आप सभी का एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को 3.1 बताएंगे, और धीरे धीरे इसके बहुत सारे चैप्टर है, इसमें 3.5, 3.6 तक, 7 तक भी है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आप सभी को ग्राफी विधि भी हम बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं, विलोपन विधि भी, प्रतिस्थापन विधि भी, बाजुगुणन विधि भी, बहुत अच्छे से सारी विधियों को हम आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जो भी प्यारे दोस्तों केसीसी ना से त्रिकोणमिति को पढ़ना चाहते हैं, वो शाम को 7 बजे में आप लोगों के लिए बहुत जल्द होने वाला है। तो आप सभी देखिएगा और सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा।